Good morning. Today we are going to study about methods and techniques of sampling. Guys, अगर आपको सैम्पलिंग के बारे में नहीं नॉलेज तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस जो है वो देख सकते हैं। पॉपुलेशन क्या होती है गाइस, जिसके बारे में आप स्टडी करना चाहते हैं। अंडरस्टूड। अगर मेरे को कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए, किस लिए? उनका फेवरेट सब्जेक्ट पता करने के लिए, तो कॉलेज के जितने स्ट्रेंथ है अगर वो 1000 है, दैट इज नॉन एज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मींस वो आइटम जिनके बारे में हम क्या करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं। जब इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, अचीव करता है फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी, उसको क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। तो यहाँ पर कॉलेज में जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 1000। तो 1000 क्या है, पॉपुलेशन। गाइस 1000 का डेटा कलेक्ट करना काफी मुश्किल है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें से हम 200 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं ताकि उनके बेसिस पे हम क्या जज कर सके, क्वालिटी जज कर सके। किसकी? 1000 स्टूडेंट्स की। मींस इन 200 के बेसिस पे हम 1000 का फेवरेट सब्जेक्ट क्या है जज कर सकते हैं कि यस, क्लास जो कॉलेज है उसका फेवरेट सब्जेक्ट स्टूडेंट्स का हिंदी हो सकता है, मैथ हो सकता है, पंजाबी हो सकता है। तो हमने क्या किया, 200 बेसिस के ऊपर हमने 1000 का जो है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कर दी, जज कर दी। तो ये 200 क्या है, दिस इज नॉन एज सैंपल। मींस पॉपुलेशन का वो पार्ट जिसको हम क्या करते हैं, बेसिस मान के पूरी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करते हैं, जज करते हैं, दैट इज नॉन एज सैंपल। तो इट मींस ये सैंपल किसका पार्ट है, पॉपुलेशन का। जो 200 स्टूडेंट सिलेक्ट किए हैं वो किस में से किए हैं, पॉपुलेशन में से। मींस 1000 में से हमने 200 स्टूडेंट सिलेक्ट किए, इन 200 स्टूडेंट के बेसिस पे हमने पूरे कॉलेज की कैरेक्टरिस्टिक्स जज कर दी, दिस इज नॉन एज सैंपल। अंडरस्टूड। लेकिन इन 200 को जो हम इंक्लूड कर रहे हैं वो कौन से मेथड से हमने ये 200 स्टूडेंट्स सिलेक्ट किए हैं, दिस इज द टॉपिक ऑफ द डे, नॉन एज मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ सैंपलिंग। अंडरस्टूड। सो गाइस, सबसे पहला जो मेथड है सैंपल चूज करने का, दिस इज नॉन एज रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग। रैंडम मींस each and every item of a population has an equal chance या फिर opportunity to be a part of sample. Understood? Means इसके अंदर हर एक यूनिट का इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है सैंपल साइज में सिलेक्ट होने की। मान लो अगर मुझे 200 मेरा सैंपल साइज है, तो 1000 में से सारे के सारे के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है सैंपल बनने की। अंडरस्टूड? मींस इसके अंदर ये नहीं है कि मेरे को ये वाले स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है, मेरे को इस वाले स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है, मेरे को इस वाले स्टूडेंट को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। यहां पर प्री डिटरमाइंड नहीं होता कि आपको किसको सिलेक्ट करना है। इट मींस हर एक के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि वो सैंपल का क्या बन सके, पार्ट बन सके। तो दिस इज नॉन एज रैंडम सैंपलिंग। मींस ईच एंड एवरी आइटम ऑफ अ पॉपुलेशन, सैंपल कहां से चूज होता है, पॉपुलेशन से, हैज एन इक्वल चांस या अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ सैंपल। इट मींस 1000 में हमने कोई प्री डिटरमाइन नहीं किया कि हम इन बंदों को क्या करेंगे, सैंपल में चूज करेंगे। तो इट मींस हर एक बंदा जो है वो क्या है, उसके पास अपॉर्चुनिटी है किसमें, सैंपल में पार्टिसिपेट करने की। अंडरस्टूड? जैसे कि गाइस इस मेथड का दूसरा नाम है, दैट इज नॉन एज प्रोबेबिलिटी एंड सैंपलिंग। It is also known as probability sampling. Means everyone has an equal probability to be a part of sample. तो इसलिए हर एक के पास क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है सैंपल में इंक्लूड होने की, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। अब देखो कौन सा हम मेथड यूज करेंगे जिससे क्या होगा, हर एक के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो जाए किसके अंदर, पार्टिसिपेट करने की, सैंपल के अंदर। मान लो आपने 1 to
1000 स्टूडेंट्स का क्या लिख लिया है, एक स्लिप पे जा तो नाम लिख लिया है, जा रोल नंबर लिख लिया है। मान लो अगर वो कॉलेज है उसमें सिर्फ एक ही कोर्स चल रहा है, दैट कोर्स इज नोन एज बीटेक, मींस सिर्फ एक ही कॉलेज है उसमें एक ही कोर्स है बीटेक, अंडरस्टूड, मींस उसके आगे डिपार्टमेंट नहीं है। बीटेक भी वो किस में करवा रहे हैं, कंप्यूटर साइंस में। तो यहां पर इट मींस एक ही सेक्शन है जिसमें 1000 स्टूडेंट्स हैं। तो आपने क्या किया, रोल नंबर वाइज उनको क्या कर दिया, लिख दिया 1 to 1000 रोल नंबर आपने एक स्लिप पे लिख दिए, अलग अलग स्लिप्स पे आपने 1 to 1000 रोल नंबर लिख दिए। उसमें से आपने स्लिप सिलेक्ट की, मान लो आपने पहली स्लिप सिलेक्ट की, रोल नंबर 5 चूज हो गया। फिर आपने एक और स्लिप सिलेक्ट की, रोल नंबर 15 हो गया। फिर आपने एक और स्लिप उठाई, रोल नंबर 200 हो गया। फिर आपने एक स्लिप उठाई, रोल नंबर 1000 हो गया। फिर एक स्लिप उठाई, रोल नंबर 250 हो गया। रोल नंबर 175 हो गया। रोल नंबर 800 हो गया। ऐसे कर करके आपने 200 बच्चों को क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। किस लिए, अपनी स्टडी के लिए। इट मींस यहां पर कोई भी रोल नंबर 1 से लेके 1000 तक सैंपल का पार्ट बन सकता था। It means everyone has an equal opportunity to be a part of this particular sampling method. Understood? यहाँ पर जब आप लॉटरी निकाल रहे हो, किसी की भी लॉटरी निकल सकती है, किसी का भी रोल नंबर आ सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को रोल नंबर 17 या रोल नंबर 29 को सैंपल में इंक्लूड करना ही करना है। नो, अगर मेरे स्लिप में रोल नंबर 17 आएगा तब मैं जाके उसको इंक्लूड करूंगा, अदरवाइज मैं उसको इंक्लूड नहीं करूंगा। सेम इज अ केस विद रोल नंबर 29। इट मींस आपने ऑलरेडी कैटेगरी फिक्स नहीं की हुई, कोई भी इसके अंदर आके सैंपल का पार्ट बन सकता है, क्योंकि आप क्या यूज कर रहे हो, स्लिप सिस्टम यूज कर रहे हो। और जिनका नाम स्लिप में आ गया, जिनका रोल नंबर स्लिप में आ गया, उनके बेसिस पे आप पूरी पॉपुलेशन की क्या करोगे, कैरेक्टरिस्टिक्स को जज करोगे। अंडरस्टूड? नाउ गाइस, इस मेथड की मेरिट्स क्या है? सबसे बड़ी मेरिट ये है, ये बहुत ही सिंपल या यू कैन से इजी मेथड है। सैंपलिंग का बहुत ज्यादा सिंपल एंड इजी मेथड है। कौन सा? रैंडम सैंपलिंग। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको सिर्फ स्लिप्स बनानी है और उसमें से स्लिप को क्या करना है, पिक करना है। जो नंबर आ गया उसको आप अपने सैंपल में क्या कर लोगे, इंक्लूड कर लोगे। तो ये बहुत ही सिंपल एंड इजी मेथड है। सेकंड वन, इक्वल अपॉर्चुनिटीज। ये हर एक पार्टिसिपेंट को या आइटम को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ सैंपल। हर एक के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है क्या बनने की, सैंपल का पार्ट बनने की, क्योंकि ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड आपने कुछ फिक्स नहीं कर रखा कि इसको इंक्लूड करना ही करना है। अंडरस्टूड? ये बहुत ही सिंपल मेथड है और इसके अंदर सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो जाती है क्या बनने की, सैंपल बनने की। गाइस, इसके डीमेरिट्स क्या है, इसके टेक्निक के ड्रॉबैक्स क्या है, आप देखो। अगर आपका स्टडी का कोई स्पेसिफिक पर्पस है, इट मींस ये किसी को क्या नहीं दे रहा, वेटेज नहीं दे रहा, किसको, स्पेशल आइटम्स को। मान लो अगर आपको स्टडी करनी है, गो फॉर दिस वन, स्टील इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। यू कैन यूज एन एग्जांपल ऑफ टाटा, जिंदल मींस टाटा स्टील, जिंदल स्टील। अगर आपको मींस लीडिंग, जिनको आप क्या कर रहे हो, स्टडी में इंक्लूड कर रहे हो, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस। अंडरस्टूड? अगर आपको यूनिवर्सिटीज के बारे में पता करना है, यूनिवर्सिटीज का आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो कि बेस्ट कोर्सेज कौन कौन से हैं, तो उसके बेसिस पे जब कोई भी स्टडी कर रहे हो तो आप इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी जो उठानी होंगी
वो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज, जैसे आप ऑक्सफोर्ड के बेसिस पे आप जज करना चाहते हो, या फिर आप मान लो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बेसिस पे करना चाहते हो, या नॉर्मल यूनिवर्सिटी, अगर इंडिया की बात करें तो आप एलपीयू लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में स्टडी करना चाहते हो। इट मींस आपने सैंपल में वर्ल्ड की सारी यूनिवर्सिटीज में आपने सोचा कि मैं ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और एलपीयू को तो कंसीडर मेरे को करना ही करना है, क्योंकि इनकी व्हाट टू से स्ट्रेंथ ज्यादा है, इनकी रेटिंग ज्यादा है। अंडरस्टूड? तो इस केस के अंदर आप किसी भी स्पेशल, जैसे ऑक्सफोर्ड हो गया, हार्वर्ड हो गया, एलपीयू को क्या नहीं दे रहे, स्पेशल वेटेज नहीं दे रहे। तो वेटेज इज नॉट गिवन टू स्पेशल आइटम्स। अंडरस्टूड? अगर आप नॉर्मल टाटा स्टील एंड जिंदल स्टील को इग्नोर कर दो, तो उसके बाद जो नॉर्मल प्लेयर्स हैं, स्मॉल प्लेयर्स हैं टाटा दिस वन स्टील इंडस्ट्रीज के अंदर, तो उससे डेटा में बहुत ज्यादा क्या आएगा, वेरिएशन आएगा। रीजन बीइंग ज्यादातर जो शेयर है वो किसके पास है, टाटा स्टील के पास है या जिंदल स्टील के पास है। तो आपने इन दोनों को ही इग्नोर कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने जो स्लिप उठाई उसके अंदर ना तो टाटा का नाम आपने पिक किया, ना ही आपने जिंदल स्टील का नाम पिक किया। इट मींस जो एक्चुअल रिजल्ट होगा वो बहुत ज्यादा क्या करेगा, वेरी करेगा, क्योंकि आपने स्पेशल जो है ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपने उनको क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, क्योंकि आपने जब सैंपल उठाया तो उसमें इन दोनों का नाम नहीं था, इन यूनिवर्सिटीज का नाम नहीं था। तो इट मींस इससे रिजल्ट क्या करेगा, वेरी करेगा, क्योंकि आप वेटेज नहीं दे रहे किसको, स्पेशल आइटम्स को। दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम। अंडरस्टूड? नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स सेकंड मेथड नोन एज purposive and, or you can say or, deliberate sampling. The word is purpose. This one is deliberate, means choice। जो चीज आप सोच समझ के करते हो कि मुझे ये काम करना ही है मेरे को, दिस इज नोन एज डेलिब्रेट। मींस आपकी चॉइस के बेसिस पे आप कोई काम करते हो, दिस इज नोन एज डेलिब्रेट। पर्पसिव मींस कुछ ना कुछ क्या होता है, पर्पस होता है। इसके अंदर गाइस आप क्या कर रहे हो, इन दो वर्ड्स को बहुत अच्छी तरह से, दिस वर्ड इज स्पेलिंग ऑफ पर्पस इज this one, because it is a similar word, that's why I was confused somehow. So this is the case. Purpose means इसके अंदर कोई ना कोई पर्पस होता है, और deliberate means choice. It means इसके अंदर जो आप सैंपल चूज कर रहे हो वो कैसे चूज कर रहे हो, you are considering the purpose of the स्टडी। मीन जो सैंपल चूज होता है वो किसको ध्यान में रख के चूज होता है, स्टडी के पर्पस को, कि आपको उन आइटम्स को इंक्लूड करना ही करना है जिससे आपका रिजल्ट क्या हो सकता है, चेंज। जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में मेरे को टाटा स्टील को प्लस मेरे को जिंदल स्टील को इंक्लूड करना ही करना है, क्योंकि इनसे मेरा रिजल्ट वेरी कर सकता है। तो मींस आपने टाटा स्टील प्लस जिंदल स्टील को आपने क्या किया है, इंक्लूड किया है। क्यों किया है, क्योंकि ये दिस इज द केस, क्योंकि आपकी स्टडी जो है वो क्या कंसीडर कर रही है कि इन दो का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज रिजल्ट क्या हो जाएगा, वेरी हो जाएगा। तो इट मीन जो आप सैंपल चूज कर रहे हो वो किस लिए कर रहे हो, एज पर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। इसलिए इस मेथड का नाम क्या है, परवेसिव सैंपलिंग। अंडरस्टूड? नेक्स्ट वन इज डेलिब्रेट। डेलिब्रेट मींस आप क्या कर रहे हो, अपनी चॉइस, आपने चॉइस क्या रखी है, दैट इज नोन एज टाटा स्टील एंड जिंदल स्टील को आपने इंक्लूड करना ही करना है। दिस इज द केस नोन एज डेलिब्रेट सैंपलिंग। मींस आप सैंपल जो चूज कर रहे हो एज पर द स्टडी ऑब्जेक्टिव। सेकंड वन, आप अपनी चॉइस के अनुसार उसको क्या कर रहे हो, इंक्लूड कर रहे हो। अंडरस्टूड? नाउ गाइस सी, इसके अंदर आपने क्या किया,
टाटा स्टील प्लस जिंदल स्टील को क्या दी, स्पेशल प्रेफरेंस दी, क्योंकि मेरे को इनको इंक्लूड करना ही करना है, क्योंकि मेरी स्टडी की डिमांड क्या है, इन दोनों को इंक्लूड करना। रीजन बीइंग दे आर द मार्केट लीडर्स। तो इसलिए इन दोनों का अगर मैं एक्सक्लूड कर दूंगा तो हो सकता है स्मॉल जो फर्म्स हैं वो मेरे रिजल्ट को बहुत ज्यादा क्या कर दें, इफेक्ट कर दें। तो इसलिए मेरे को नॉर्मल सिचुएशन लाने के लिए जब मेरा जो रिजल्ट आए, जो सैंपल का रिजल्ट आए, वो मेरे पॉपुलेशन के रिजल्ट से क्या करे, मैच करे। तो इसके लिए मेरे को इन दोनों को इंक्लूड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप पॉपुलेशन की स्टडी कर रहे हो तो उसमें तो आपको जिंदल स्टील भी आनी थी, उसके अंदर आपको टाटा स्टील भी आनी थी, उसके अंदर आपको अदर ऑर्गेनाइजेशंस भी आनी थी। लेकिन अगर आपके सैंपल इन दो को इग्नोर कर दिया तो आपका रिजल्ट जो है सैंपल का वो बिल्कुल वटू से वेरी करेगा किससे, पॉपुलेशन के रिजल्ट से। मींस अगर आप सेंसस मेथड अप्लाई करते हर एक इंडस्ट्रीज वटू से, स्टील इंडस्ट्री के और जो मेंबर्स हैं, जो फॉर्म्स हैं, उनके पास जाके आप डेटा कलेक्ट करते तो आपका रिजल्ट क्या होता, अलग आता एज कंपेयर टू अगर आप सैंपल के बेसिस पे इनको जज कर रहे हैं और इन दोनों को आप क्या नहीं कर रहे, इंक्लूड नहीं कर रहे। तो आपने जो सैंपल चूज किया है वो कैसे किया है, एज पर द स्टडी ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड। तो इसके अंदर वेटेज इज गिवन टू स्पेशल आइटम्स। यहां पर स्पेशल आइटम्स क्या हैं, टाटा स्टील, जिंदल स्टील। यूनिवर्सिटीज के केस में स्पेशल आइटम्स क्या हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी होगी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी होगी, या अदर टॉप रेटेड यूनिवर्सिटी जैसे एमईटी यूनिवर्सिटी होगी, चितकारा यूनिवर्सिटी होगी, पंजाबी यूनिवर्सिटी होगी। तो दीज ऑल आर द लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस। अगर आप इनको ही हटा दोगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो आपने पहले ही सोच लिया कि मेरे को इनको क्या करना है, इंक्लूड करना है। तो दिस इज द केस गाइस। नेक्स्ट वन इज द मेरिट्स। इसके मेरिट्स क्या हैं? पहली चीज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि इसके अंदर स्पेशल वेटेज दी जाती है, और दूसरा ज्यादातर रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, रिलायबल आएगा। रिलायबल क्यों आएगा? क्योंकि जो मार्केट लीडर्स हैं अगर आपने उनको इंक्लूड किया है तो इट मींस आपका जो डेटा है वो बहुत ज्यादा रिलायबल है, सैंपल बहुत ज्यादा रिलायबल है, क्योंकि वही हमारी एक्चुअल सेंसस मेथड में डिफरेंस ला सकते थे। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट वन, डीमेरिट्स। Guys, again the problem is this is biased है, क्योंकि आपने पहले सोच रखा है कि मैंने को इन दोनों को तो इंक्लूड करना ही करना है। ये तो बहुत बड़ी एग्जांपल मैंने दे दी। अगर मैं नॉर्मल क्लासरूम की एग्जांपल दूं आपको, मेरे को ये देखना है मैथ्स टीचर के बारे में बच्चों का क्या ओपिनियन है। मैथ्स टीचर के बारे में आप ओपिनियन जानना चाहते हो, किसका? क्लास 11th का। Now this is a layman example. क्लास 11th के बच्चे मैथ्स टीचर के बारे में क्या समझते हैं, जब उनको मैथ्स टीचर अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, उस बेसिस पे आपने स्टडी की है। तो उन स्टडी के लिए आपने क्लास 11 चूज की, जिसके अंदर आपने क्लास 11th नॉन मेडिकल चूज की, क्योंकि उनके पास मैथ जो होता है एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट होता है। उस क्लास के अंदर मान लो 10 स्टूडेंट्स थे, सेंसस मेथड अप्लाई हो सकता था, हर एक के पास जाके क्या करना है, डेटा कलेक्ट करना है। लेकिन आपको लगा कि यार टाइम की शॉर्टेज है, 4 बच्चे एब्सेंट हैं, तो सेंसस मेथड तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि कुछ आइटम्स अवेलेबल नहीं है। इस केस के अंदर आपने क्या चूज किया? आपने सोचा मैं डेलिब्रेट सैंपलिंग चूज करूंगा, ये टेक्निक यूज करूंगा। आपने क्या किया? रोल नंबर 1 जो है वो मैथ्स टीचर मतलब बहुत ज्यादा क्या करता है, लाइक करता है। 2 भी उसको लाइक करता है, 3 भी उसको लाइक करता है, 4 भी उसको लाइक करता है, जबकि 5th एंड 8th मैथ्स टीचर को डिसलाइक करते हैं, और 9th एब्सेंट है, 10th एब्सेंट है, 7th एब्सेंट है, और 6th जो है वो भी क्या कर रहा है, मैथ्स टीचर को डिसलाइक कर रहा है। अब देखो 1 2 3 4 लाइक कर रहे हैं, डिसलाइक कितने कर रहे हैं? 1 2 3। मेरे को पता चल गया कि अगर मैथ्स टीचर को मैंने अच्छी वोट दे दी तो इसके लिए क्या होगा, बेस्ट टीचर का अवार्ड किसको मिल जाएगा? मैथ्स टीचर को मिल जाएगा।
तो मैं उनसे क्या कर रहा हूं, जेलस कर रहा हूं, मैं उनसे इनसिक्योर हूं, क्योंकि कंपटीशन किसके बीच में है, मेरे और उस मैथ्स टीचर के बेसिस पे। तो प्रिंसिपल सर ने मुझे बोला कि जाओ जाके डेटा कलेक्ट करो। तो मैंने कौन सा मेथड यूज किया, मैंने जो मेथड यूज किया सबसे पहले मैंने परवेसिव एंड डेलिब्रेट सैंपलिंग मेथड यूज कर लिया। मैंने क्या किया, अपने सैंपल में मैंने सोच लिया कि सर मैं ना रोल नंबर 6th को 8th को तो मैं इंक्लूड करूंगा, उसके बाद मैं ऐसे कर रहा हूं रोल नंबर 2 को इंक्लूड कर रहा हूं। देखो 6th जो है वो क्या कर रहा है, मैथ्स टीचर को डिसलाइक कर रहा है, 8th मैथ्स टीचर को डिसलाइक कर रहा है, 2 जो है उसको लाइक कर रहा है। इस हिसाब से मेरे को ये बताओ कि मैथ्स टीचर का जो रिजल्ट आया वो लाइक कर रहे हैं या डिसलाइक? यस, दे आर डिसलाइकिंग। तो मैंने बोल दिया कि सर आप उनको बेस्ट टीचर का अवार्ड मत दो, क्योंकि वो क्या है, वो बच्चे तो उनको डिसलाइक कर रहे हैं। अंडरस्टूड? डू यू थिंक डेटा जो है वो रिलायबल था? नो। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 बच्चे जो है मैथ्स टीचर को क्या कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, 3 जो थे डिसलाइक कर रहे थे। इट मींस यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर एक्चुअल रिजल्ट जो है वो वेरी कर रहा है। क्यों वेरी कर रहा है? क्योंकि आपने बायसनेस शो की है। आपने क्या किया है, कुछ बंदों को स्पेशल वेटेज दे दी। स्पेशल वेटेज दे दी मींस आपने जो आपके फेवरेट स्टूडेंट्स थे और उन्होंने आपको बता दिया था कि हमें मैथ्स टीचर अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए आपने बोला कि सर मैं ना इन रोल नंबर 6 और 8 को तो इंक्लूड करूंगा ही करूंगा स्टडी में। क्यों? क्योंकि सर ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। प्रिंसिपल वाज कन्विंस्ड कि हाँ ठीक है ये इंटेलिजेंट है, इनको आप इंक्लूड कर लो। बट एक्चुअल इंटेंशन वाज, मेरे को पता था कि ये दोनों टीचर बच्चे जो हैं वो टीचर को पसंद नहीं करते, लेकिन मैंने झूठ बोल के उनको क्या करवा लिया, सैंपल में इंक्लूड करवा लिया। तो इट मींस मैंने बायसनेस शो की, तो इसलिए यहाँ पर जो डेटा आया है वो हो सकता है यहाँ पर रिलायबल आ रहा है, जो रिलायबल नहीं भी आता। अंडरस्टूड? तो इट मींस आप इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है वो बायस्ड है। तो दिस इज द की पॉइंट कि इसके अंदर आप बायसनेस को क्या कर रहे हो, इंक्लूड कर रहे हो। और एवरीवन डज नॉट हैव व्हाट, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ यूनिट ऑफ अ सैंपल। हर एक के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है। क्यों इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है? क्योंकि आपने कुछ सीट्स ऑलरेडी क्या कर रखी हैं, फिक्स्ड रख रखी हैं कि 2 तो मेरे फिक्स्ड है। इट मींस बाकियों के पास अपॉर्चुनिटी हो या ना हो दैट मैटर्स, पर ये 2 तो आएंगे ही आएंगे। तो 2 आएंगे तो इट मींस अगर मुझे 5 का सैंपल चाहिए, पीछे 3 रह गए हैं। तो इट मींस हर एक के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है इसके अंदर बट से मेंबर बनने की, क्योंकि आपने क्या फिक्स कर रखा है, आपने कुछ बंदों को तो ऑलरेडी फिक्स कर रखा है कि मुझे मेरी पर्पस ऑफ स्टडी के लिए ये चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट वन गाइस, देखो दिस इज द केस। अब हम थर्ड मेथड की तरफ जा रहे हैं, दैट इज नॉन एज स्ट्रैटिफाइड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और मिक्स्ड सैंपलिंग। स्ट्रैटा मींस STRATA, स्ट्रैटा मींस यहां पर आई आएगा, यहां ए आएगा। इट मींस ग्रुप। याद रखने का मतलब क्या है, स्ट्रैटिफाइड मतलब ग्रुप। इसके अंदर आप टोटल पॉपुलेशन को कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे क्या करते हो, ग्रुप्स में डिवाइड करते हो। अंडरस्टूड? मान लो एक क्लास है जिसमें 1000 स्टूडेंट्स हैं। क्लास में जेंडर क्या है, मेल या फिर फीमेल। अंडरस्टूड? तो आपने 1000 पॉपुलेशन को फर्दर किस में डिवाइड कर दिया, ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो इसके अंदर 700 मेल आ गए, इसके अंदर 300 मेल आ गए। अब दिस इज नॉन एज स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। क्या किया आपने, सबसे पहले स्ट्रैटिफाइड का मतलब क्या है, ग्रुप। आपने टोटल पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। अब आप इन ग्रुप्स में से क्या करोगे,
बट टू से सैंपल चूज करोगे। अंडरस्टूड? पहले आपने क्या किया, पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। अब ग्रुप्स में डिवीजन के बाद आप उनको क्या कर रहे हो, सैंपल के लिए सिलेक्ट कर रहे हो। मान लो आप प्रोपोर्शनेट भी कर सकते हो। आपने कर लिया कि मेरे को इसमें से 25 बच्चे लेने हैं, इसमें से मेरे को 5 बच्चे लेने हैं। तो आपने ऑलरेडी फिक्स कर रखा था कि मेरे को इतने बच्चे लेने हैं। या फिर हो सकता है आपने ले लिया कि 60 बच्चे इसमें से लेने हैं, 40 बच्चे मुझे इसमें से लेने हैं। दिस इज द केस। या फिर आपने रैंडमली चूज कर लिया कि ठीक है 25 इसमें से ले लेता हूं, 7 इसमें से ले लेता हूं। मींस आप प्रोपोर्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो कि इतना मुझे इसमें से लेना है, इसमें से नहीं लेना। या दूसरा आपने ये भी सोच सकते हो कि अगर आप रैंडमली जाना चाहते हो कि ठीक है मैं इसमें से इतने लूंगा, इसमें से इतने लूंगा। मींस आपने कुछ भी फिक्स नहीं कर रखा कि मेरे को उसमें से कितना लेना है। सपोज आपने मेल में से 15 बच्चों का डेटा ले लिया, फीमेल में से आपने 7 बच्चों का डेटा ले लिया। लेकिन ये स्टडी से पहले आपने फिक्स नहीं किया था, आपने इसे वैसे ही चूज कर लिया। लेकिन अगर आप इसे फिक्स भी करना चाहते हो कि मुझे मेल के जो चूज करने हैं वो 25 करने हैं, फीमेल जो चूज करनी है वो 5 करनी है, तो इट मींस दिस इज प्रोपोर्शनेट, मींस आपने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा था। ठीक है जी। तो इसके अंदर आपने पॉपुलेशन को डिवाइड करने के बाद उसके बाद आपने क्या किया, सैंपल चूज किया। Guys, it is also known as mixed sampling. Mixed क्यों कहा गया है? डिवीजन जो की गई वो किस लिए की गई, एक पर्पस के लिए की गई। सिलेक्शन जो की गई, बच्चों को जो सिलेक्ट किया गया वो किस बेसिस पे किया गया, रैंडमली सिलेक्ट किया गया। That's why it is known as mixed sampling. Question can be asked, why stratified sampling is also known as mixed sampling? The right answer is, it is known as mixed sampling because division of population is done purposely on the basis of specific purpose and selection is done on the basis of random. So it means it has qualities of both random sampling and pervasive sampling. That's why it is known as mixed sampling. Understood? Division क्यों की, ताकि आपकी स्टडी का ऑब्जेक्टिव पूरा हो सके। मेल एंड फीमेल सिलेक्शन किस बेसिस पे की गई, रैंडमली आप क्या कर रहे हो, उसमें से सिलेक्ट कर रहे हो। आई सेड उसमें से 25 कर लो, उसमें से 5 कर लो, 25 कौन से होंगे, रैंडमली आपने उठा लिया कि यस रोल नंबर 7, रोल नंबर 11, रोल नंबर 15, रोल नंबर 23, ऐसे कर करके आपने 25 बच्चे सिलेक्ट कर लिए। तो आपने वहां पर कौन सी सैंपलिंग यूज की, रैंडम। लेकिन आपने उसको डिवाइड क्यों किया, क्योंकि आप कोई स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव को पूरा करना चाहते थे, इसलिए आपने मेल को अलग रखा, फीमेल को अलग रखा। अंडरस्टूड? सो गाइस, अगेन मेरिट ऑफ दिस पर्टिकुलर टेक्निक, अगर आप इसकी मेरिट्स की बात करना चाहते हो तो ये मेथड बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला मेथड है। इट इज नॉट एट ऑल बट टू से गिव अनरिलायबल आंसर्स, इट मींस इट गिव्स रिलायबल रिजल्ट्स। ये रिलायबल रिजल्ट्स देगा। लेकिन इसकी डीमेरिट क्या है, अगर मान लो ग्रुप ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्या था, स्मॉल था, उसको फर्दर डिवाइड करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इट मींस अगर आपने डेटा पहले जो सैंपल लिया, जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा क्या है, पहले ही लेस है, उसके बाद फिर भी आपने कौन सी टेक्निक, कौन सा मेथड यूज कर दिया, आपने सैंपल मेथड यूज कर दिया इंस्टेड ऑफ सेंसस मेथड। तो यहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम है, उसको फर्दर आपने क्या कर दिया, सैंपल चूज कर लिया। सैंपल से आगे फर्दर आपने उसको कैरेक्टरिस्टिक्स में डिवाइड कर दिया। दिस इज द ड्रॉबैक, क्योंकि आप इतना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन करना मुश्किल हो जाता है। सेकंड वन, आप डिवीजन तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको क्या ना हो, कंप्लीट नॉलेज ना हो, जब तक आपको पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स की नॉलेज ना हो तब तक आप उनको डिवीजन नहीं कर सकते। मेल फीमेल तो जेंडर इज ओके, बट अगर मैं 25 अलग अलग पैरामीटर पे बात कर दूं, फुटबॉल, टेनिस, ये वो, तो आपको लगता है कि मुझे पूरी एंटायर पॉपुलेशन की नॉलेज थी,
तब जाके मैंने आगे सैंपल बनाया, फिर मैंने सैंपल को आगे फर्दर क्या किया, डिवाइड किया, which is not at all possible। तो इसलिए इस मेथड के अंदर कंप्लीट नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप क्या बना सकते हो, ग्रुप्स बना सकते हो, अदरवाइज ग्रुप्स बनना पॉसिबल नहीं है। अंडरस्टूड? नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट मेथड नॉन एज सिस्टमैटिक मेथड। सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सिस्टमैटिक वर्ड देखो, इसको एग्जांपल से समझते हैं। ये एक क्लास है, इस क्लास के अंदर बच्चों के पास मैथ्स है, साइंस है, इंग्लिश है, 3 सब्जेक्ट्स स्कूल ऑफर कर रहा है, मान लो मैथ्स, साइंस एंड इंग्लिश। मेरे को इनका बट उससे रिजल्ट बनाना है, कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए मैंने क्या किया, मैंने मैथ्स टीचर को कहा डेटा बना दो। मैथ्स टीचर ने क्या कर दिया, रोल नंबर 1, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 2 के मार्क्स लिख दिए। मैंने साइंस टीचर को कहा मुझे रिपोर्ट चाहिए, साइंस टीचर ने पहले रोल नंबर 2 के लिख दिए, फिर 5 के लिख दिए, फिर 7 के लिख दिए, फिर 9 के लिख दिए। मैंने इंग्लिश टीचर को कहा कि मैडम मेरे को लिस्ट दे दो। मैडम ने लिस्ट में पहला रोल नंबर 1 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, फिर 5 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया। तो टीचर ने क्या किया, डू यू थिंक दिस इज अ सिस्टमैटिक डेटा? नो, सिस्टमैटिक क्यों नहीं है? कोई रोल नंबर 1 पहले आ रहा है, कहीं 2 पहले आ रहा है, कहीं 5 सेकंड पे आ रहा है, कहीं 2 सेकंड पे आ रहा है, कहीं 7 पे आ रहा है। इट मींस 15 मिनट तो मुझे इस डेटा को अरेंज करने के लिए लग जाएंगे। तो इट इज नॉट एट ऑल सिस्टमैटिक डेटा। तो इट मींस सिस्टमैटिक सैंपलिंग। Now understood? Systematic sampling means आप सबसे पहले डेटा को क्या करते हो, अरेंज करते हो। किस ऑर्डर में? आप न्यूमेरिक ऑर्डर में या अल्फाबेटिक ऑर्डर में उनको क्या कर रहे हो, अरेंज कर रहे हो। आपने सारे रोल नंबर क्लास में मान लो 1 to 20 बच्चे हैं, तो आपने 1 to 20 रोल नंबर्स आपने लिख लिए। उनके बाद आपने क्या किया, इंक्लूड किया, 1 to 20 रोल नंबर्स आपने लिखे। इट मींस दिस इज अ सिस्टमैटिक वे। सेकंड, अल्फाबेट्स के बेसिस पे मींस आपने रोल नंबर असाइन नहीं किए हुए थे, आपने फर्स्ट रोल नंबर अमन को दे दिया, सेकंड रोल नंबर आपने जो दिया है दैट इज मान लो बी पे कोई नाम है जिसका अज्यूम इट बंसल। ऐसे करते करते आपने लास्ट जेड पे है, अगर किसी बच्चे का नाम ज़ेब्रा है तो आपने इसको क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया। अब आपने क्या किया, सबसे पहले डेटा को आप क्या करते हो, इस मेथड के अंदर डेटा को अरेंज करते हो। किस ऑर्डर में, न्यूमेरिक ऑर्डर में या फिर अल्फाबेटिक ऑर्डर में। अंडरस्टूड? जिसके बारे में आप स्टडी करना चाहते हो। अब इस डेटा को सर फिर यहाँ सैंपलिंग कहाँ आ गई? नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। इस डेटा को आपने क्या किया है, लाइन वाइज लिख दिया है, इसको अरेंज कर दिया है। नाउ यू आर गोइंग टू सिलेक्ट द nth टर्म। मींस आपने सोच लिया मुझे हर 5th टर्म चूज करनी है, मींस हर एक 5th पर्सन को मैं अपने सैंपल में इंक्लूड करूंगा और उसके बेसिस पे मैं क्या करूंगा, फर्दर व्हाट टू से पूरी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स जज करूंगा। इट मींस रोल नंबर 1 2 3 4 5 मेरा पहला पर्सन कौन होगा, रोल नंबर 5। रोल नंबर 5 मान लो वो क्या था, अजय था। अंडरस्टूड? दिस इज अ सेपरेट एग्जांपल, डोंट कंपेयर कि सर यहाँ रोल नंबर 5 अजय को दे दिया तो यहाँ तो बंसल था, तो इसका मतलब वो सी या डी से आना चाहिए। तो इट मींस आपने रोल नंबर मान लो फर्स्ट रोल नंबर इज ऑफ AA, सेकंड रोल नंबर इज ऑफ AB, थर्ड रोल नंबर इज ऑफ AC एंड फोर्थ वन इज अजय। अंडरस्टूड? तो आपने पहला बच्चा कौन सा सिलेक्ट किया, अजय, अपनी स्टडी के लिए एज अ सैंपल। उसके बाद आपने 10th बच्चा चूज किया, उसके बाद आपने 15th बच्चा चूज किया, उसके बाद आपने 20th बच्चा चूज किया। इट मींस आप इन 4 के बेसिस पे क्या कर रहे हो, पूरी 20 बच्चों के कैरेक्टरिस्टिक्स जज कर रहे हो। अंडरस्टूड? मींस आपने पहले डेटा अरेंज किया, उसमें से आपने एक फिक्स नंबर चूज कर लिया कि nth टर्म मींस कोई भी वो टर्म हो सकती है, वो 7 हो सकती है, वो 10 हो सकती है, वो 15 हो सकती है, वो 20, अगर वो डेटा बहुत ज्यादा लंबा है। तो अगर आपने 10 टर्म चूज की है तो आप इट मींस पहला रोल नंबर कौन सा उठाओगे, 10, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट 20, नेक्स्ट वन 30, नेक्स्ट वन 40।
तो इट मींस यहाँ पर क्या हो रहा है, आप एक फिक्स नंबर वाले बच्चों को उठा रहे हैं जिससे बायसनेस बिल्कुल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपने जो नंबर चूज किया है, हो सकता है 4th रोल नंबर आपको लाइक करता हो इसलिए आपने चूज कर लिया, लेकिन 8th के बारे में, 12th के बारे में, 16th के बारे में आपको नहीं पता। तो इसलिए आप क्या कर रहे हो, आप बहुत ही रिलायबल डेटा यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है जी। तो इट मींस इस मेथड की मेरिट्स क्या है? सबसे बड़ी मेरिट यही है कि इसके अंदर जो है डेटा रिलायबल आएगा अगर आपने कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी बता रही होगी। क्यों? क्योंकि इसमें कौन सा फैक्टर नहीं होता, इसके अंदर बायसनेस फैक्टर इंक्लूड नहीं होता। रिजल्ट क्यों चेंज होता है? बायसनेस के कारण। पर यहाँ पर तो आपने जो डेटा उठाया है वो बहुत ज्यादा सिंपल, एक नंबर को फिक्स मान के उसके बेसिस पे आपने डेटा उठाया है। तो ये अज्यूम किया जाता है मे और मे नॉट, हो सकता है कि रिलायबल आए, हो सकता है नहीं आए, पर हम ये मानते हैं कि इसमें बायसनेस नहीं है, तो इसलिए जो डेटा आएगा वो बहुत ज्यादा क्या आएगा, रिलायबल आएगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट वन, इसकी डीमेरिट क्या है गाइस? मेरिट में तो आप ये भी लिख सकते हो, एक बहुत ही सिंपल मेथड है। सिंपल मेथड क्यों है? सर कुछ नहीं करना, डेटा को अरेंज करना है, उसके बाद एक एंटम क्या बच्चा चूज कर लेना, इसमें मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा एफर्ट की जरूरत है, तो ये एक सिंपल मेथड भी है। गाइस डीमेरिट क्या है इस मेथड की? अगर डेटा बहुत ज्यादा वेरिएशन वाला है, रिजल्ट आना बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। मान लो रोल नंबर 4 चूज किया, रोल नंबर 8 चूज किया, रोल नंबर 12 चूज किया, रोल नंबर 16 चूज किया, रोल नंबर 20 चूज किया। मींस आपने हर एक 4th टर्म को क्या किया है, चूज किया है। 4th वाले को इंग्लिश पसंद थी, 8th वाले को मैथ्स पसंद था, 12th वाले को साइंस पसंद था, इसको फिजिकल एजुकेशन पसंद है, रोल नंबर 20 को जीके पसंद है। डू यू थिंक आप कुछ फ्रेम कर पाओगे? Now tell me which is the favorite subject of the class. किसी की चॉइस मिली नहीं रही तो आप कैसे इसको सेटिस्फाई कर पाओगे? इट मींस आप क्या कर रहे हो, ये वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा जहां पर डेटा बहुत ज्यादा वेरिएशन वाला है। अंडरस्टूड? Now we are going towards next method known as quota sampling. Guys, quota, this तो you know, रिजर्वेशन कभी भी देख लेना, हमने डिफरेंट पीपल को रिजर्वेशन दी है, मींस हमने उनका कोटा फिक्स कर रखा है। ट्रेन के अंदर भी वी डू हैव रिजर्वेशन और कोटा फॉर गर्ल्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोटा? सिंपली रिजर्वेशन। हमने क्या कर लिया है, कुछ चीजों को रिजर्व कर लिया है। तो इसके अंदर आप देखना मोस्ट ऑफ द केसेस लोग किसमें कंफ्यूज होंगे? स्ट्रैटिफाइड एंड कोटा के अंदर। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर क्या होती है, फर्स्ट थिंग इज दोनों के अंदर ग्रुपिंग होती है। मींस आप क्या कर रहे हो, पॉपुलेशन को किस में डिवाइड कर रहे हो, ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हो। तो अगर आपको पहले अकेला आ जाए सैंपलिंग के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो तो आप सिंपली लिख देना कि अंडर दिस मेथड पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। अगर क्वेश्चन आ जाए स्ट्रैटिफाइड, again same definition or meaning, population is divided into groups, then sir where is the difference? ये तो आपने वही बात कह दी कि दोनों के लिए हम दोनों के अंदर क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन को डिवाइड कर रहे हैं ग्रुप्स में। the difference here is this guys, I am going to explain with this one with an example। यहां तो आपको पता चल गया पॉपुलेशन, पहला पॉइंट तो सैंपलिंग में आपने लिखना है क्या है, पॉपुलेशन इज डिवाइडेड into groups on the basis of characteristics। stratified के अंदर भी हम यही कर रहे हैं। अब देखो population further divides into groups, population further divides into groups। यहां तक stratified and quota दोनों मेथड्स क्या है, सेम है।
क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर आप क्या कर रहे हो, पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हो। नाउ गाइस, यहां पर हम स्ट्रेटिफाइड, यहां पर हम कोटा। यहां पर आपने क्या किया था, पॉपुलेशन को डिवाइड किया था ग्रुप्स में। मान लो आप क्या करना चाहते हो, यूनिवर्सिटी के अंदर आप स्टडी करना चाहते हो, जिस यूनिवर्सिटी के अंदर इंग्लिश भी सब्जेक्ट है, जो इंग्लिश डिपार्टमेंट है, मैथ्स डिपार्टमेंट है, साइंस डिपार्टमेंट है, इसके अंदर आपने सभी इंग्लिश वालों को, मैथ्स वालों को एंड फर्दर साइंस वालों को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। समझ आ गया? पूरे कॉलेज के बच्चों को पहले आपने डिवाइड किया किसमें, डिपार्टमेंट्स में। जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश डिपार्टमेंट में, जो मैथ्स पढ़ रहे हैं वो मैथ्स डिपार्टमेंट में, जो साइंस पढ़ रहे हैं वो साइंस डिपार्टमेंट में। आपने क्या किया, इनको डिवाइड कर दिया। उसके बाद आपने चूज कर लिया कि यस, मेरे को इंग्लिश में बच्चे लेने हैं, ये वाले बच्चे मुझे इंग्लिश में से लेने हैं, ये वाले बच्चे मुझे मैथ्स में से, ये बच्चे मुझे साइंस में से। बच्चे डजंट मीन कि आपने नाम फिक्स कर रखे हैं कि मुझे ये चाहिए, नो। आपने आगे इसको क्या कर दिया कि ठीक है सर, मैं 3 बच्चे इसमें से लूंगा, 3 इसमें से लूंगा, 4 इसमें से। दिस इज जस्ट योर नंबर। ये आपने खुद अपनी मर्जी से चूज किया है। लेकिन इसके अंदर मेरे को ये बताओ, इंग्लिश डिपार्टमेंट में अगर 1000 बच्चा है, मैथ्स डिपार्टमेंट में 1000 बच्चा है, साइंस डिपार्टमेंट में भी 1000 बच्चा है, तो यहां पर सैंपल जब आपने डिवीजन किया 1000 का 1000